तो पिछली चर्चा में अपन मुगल शासन के विघटन के कारणों को देख रहे थे और इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज और कारणों को अपन देखेंगे, जिनमें पहला है उत्तराधिकार का त्रुटिपूर्ण नियम। उत्तराधिकार का त्रुटिपूर्ण नियम। त्रुटिपूर्ण नियम मुगल शासन व्यवस्था में एक प्रावधान था, जो पहली जन्मी संतान है उसे ही उत्तराधिकार के रूप में नियुक्त किया जाएगा, चाहे वह उसके काबिल हो या ना हो। तो इस प्रोविजन से जो उनके और भी संतानें थी, उन संतानों के बीच में मतभेद उत्पन्न हुआ और मतभेद उत्पन्न होने के कारण उनमें जो यूनिटी थी, एकात्मकता का अभाव हुआ और एकात्मकता के अभाव के कारण उनके बीच में विवाद पैदा हुए। तो इसमें जो पहली संतान थी, जब उसे ही उत्तराधिकार नियुक्त करने का प्रोविजन किया गया, तो इनके बीच में मतभेद उत्पन्न हुआ अन्य संतानों के बीच में, और मतभेद के कारण इनमें एकता का अभाव था। एकता का अभाव था और एकता के अभाव के कारण इनके बीच में विवाद होते रहते थे। और एकता के अभाव के कारण न केवल विवाद होते थे, बल्कि शासन में गुटबंदी भी काफी तीव्र बढ़ती गई। और भिन्न भिन्न गुटबंदी से संबंधित भिन्न भिन्न सदस्यों के अपने निजी हित थे, वो इस गुटबंदी के द्वारा पूर्ण किए जाने लगे। तो विवाद और गुटबंदी के कारण जो मुगल शासन व्यवस्था थी, उसका विघटन हुआ। नेक्स्ट कारण अपन देखते हैं सैन्य कारण। मुगल शासन व्यवस्था के विघटन का सैन्य कारण। मुगल शासन में जो सैनिक थे, वो बहुत ही ज्यादा विलासितापूर्ण जीवन जी रहे थे, बहुत ही ज्यादा कंफर्ट थे लाइफ में, विलासितापूर्ण जीवन जी रहे थे। दूसरा कि जो सैनिक थे, उनके द्वारा वृहद मात्रा में वाइन का उपयोग किया जा रहा था। वाइन का वृहद मात्रा में उपयोग, वृहद उपयोग। तीसरा ये था कि जो मुगल अंपायर में जो सैनिक लोग थे, उनके अपने इंटरेस्ट मुगल शासन के इंटरेस्ट से ज्यादा बड़े हो गए थे। वो अपने इंटरेस्ट को, अपने हित को ज्यादा प्रधानता देते थे, बजाय मुगल शासन व्यवस्था को के हित को प्रधानता देने की अपेक्षा। तो इनके जो निजी हित थे वो ज्यादा थे और साम्राज्य का हित जो था वो कम था। तो इन सभी कारणों के कारण, इन सभी कारणों से जो सैन्य की सहभागिता है, वो मुगल शासन में उस स्तर तक नहीं हुई जिस स्तर तक की अपेक्षित थी, और इस सहभागिता के अभाव के कारण ही मुगल शासन व्यवस्था का विघटन हुआ। तो ये सैन्य कारण हो गया। अब देखते हैं कि मुगल शासन में कुछ आर्थिक कारण थे। आर्थिक कारण। तो आर्थिक कारणों में सबसे पहले जो वजह थी, वो आर्थिक कारणों में जो मुख्य कारण
आर्थिक कारणों में एक कारण हम देखते हैं शाहजहां का कारण, क्योंकि शाहजहां के जो खर्चे थे वो नई बिल्डिंग्स को बनवाने में ज्यादा थे, और नई बिल्डिंग बनवाने के कारण शाहजहां के द्वारा जो खर्च किया गया उससे जो मुगल शासन के कोष था उसमें कमी आई, और कम कोष के कारण जो मुगल शासन व्यवस्था थी उसे बनाए रखना जटिल हुआ, जिससे जो मुगल शासन के विघटन के एक कारण के रूप में उभर कर सामने आता है। तो शाहजहां के खर्चे। दूसरा जो कारण आता है वो है भ्रष्ट अधिकारियों का। भ्रष्ट अधिकारियों का मुगल शासन व्यवस्था में भ्रष्ट अधिकारियों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, और भ्रष्ट अधिकारियों के कारण जो मुगल शासन की दक्षता थी उसमें कमी आई, और कम दक्षता के कारण मुगल शासन व्यवस्था का विघटन हुआ। तो भ्रष्ट अधिकारियों के कारण दक्षता में कमी आई, शासन की दक्षता में कमी आई, और शासन की दक्षता में कमी के कारण मुगल शासन का विघटन हुआ। नेक्स्ट जो आर्थिक कारण है वो है कर के जो नेक्स्ट कारण है वो कर के कलेक्शन का है। औरंगजेब के कारण जो कर वसूलने का जो दायित्व था वो निजी पार्टीज को दिया गया, और निजी पार्टीज को दायित्व दिए जाने के कारण जो टैक्स जो कर वसूलने में कमी आई, उस कमी के कारण जो मुगल अंपायर का कोष था उसमें कमी आई, और कम कोष के कारण मुगल शासन व्यवस्था को बनाए रखना एक जटिल कार्य हुआ। तो कर वसूली जो थी वो निजी हाथों में थी, निजी हाथों में, और निजी हाथों में होने के कारण कर की मात्रा में कमी आई। कर की मात्रा में कमी के कारण कोष में कमी आई मुगल शासन के, और कोष में कमी के कारण जो शासन व्यवस्था थी उसे बनाए रखना जटिल हुआ, और जटिल शासन व्यवस्था के कारण मुगल शासन का विघटन हुआ। तो ये आर्थिक कारण थे। अब देखते हैं कि यूरोपियंस भी कुछ कारणों के रूप में उभरे हैं मुगल शासन के विघटन में। तो यूरोपीय, तो जैसा कि हमने कहा कि कई डिफेक्टिव लॉज थे, कई त्रुटिपूर्ण नियम थे मुगल शासन में, और उन त्रुटिपूर्ण नियम के कारण कई गुटबंदियां होने लगी थी मुगल शासन में। तो गुटबंदियों के कारण और जो मुगल विघटन के जो शुरुआती दिनों में जो यूरोपियंस की संधि हुई थी मुगल शासन से, उन संधियों के कारण जो यूरोपियंस थे उनके लिए बहुत आसान हो गया कि वो मुगल शासन व्यवस्था में प्रवेश करें। तो गुटबंदी थी और संधियां थी, और इन्हीं गुटबंदियों और संधियों के कारण जो यूरोपीय थे उनके लिए ये काफी आसान हो गया कि वो मुगल शासन व्यवस्था में प्रवेश कर सकें। प्रवेश आसान हो गया, और आसान प्रवेश के कारण जो यूरोपीय थे, जो यूरोपियंस थे,
उन्होंने मुगल शासन के जो व्यापार की नीतियां थी, जो वाणिज्य की नीतियां थी, जो उनकी कूटनीतिक नीतियां थी, जो युद्ध की नीतियां थी, उनमें अपने अनुसार फेरबदल किया। और इन्हीं कुनीतियों के कारण मुगल शासन व्यवस्था को चला पाना एक जटिल कार्य हुआ, जिससे मुगल शासन व्यवस्था का विघटन हुआ। तो प्रवेश के पश्चात इन्होंने नीतियों में फेरबदल किया। और नीतियों में फेरबदल के कारण मुगल शासन की दक्षता में कमी आई, और दक्षता में कमी के कारण मुगल शासन का विघटन हुआ। तो ये सभी कारण हमने देखे कि मुगल शासन के विघटन के पीछे कौन कौन से कारण थे। अब नेक्स्ट डिस्कशन में अपन देखेंगे कि यूरोपियन कंपनीज का आगमन किस प्रकार से हुआ, कौन पहले कंपनी आई, कौन बाद में आई, और किस प्रकार से इन्होंने अपनी कॉलोनीज की स्थापना की।